viewers and dear learners. Today, let's start with the new subtopic, that is land degradation and conservation measures of chapter resource and development. इस चैप्टर में मैंने प्रयास किया है कि एक ये लैंड डिग्रेडेशन ट्री के माध्यम से मेरा अपना एक प्रयास है जिससे समग्र रूप से इसको संक्षिप्त में समझा सकूं। तो ये लैंड डिग्रेडेशन ट्री है जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं रूट कॉजेस, और ये जितने रूट्स हैं ये कॉजेस को दिखा रहा है। ये आधे में ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कॉजेज होते हैं लैंड डिग्रेडेशन के, उसके अंदर ये रूट्स हैं, और इधर ये नेचुरल फोर्सेज है जो लैंड डिग्रेडेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसके ये रूट कॉजेज हैं। तो इसको देखेंगे और इन कॉजेज की वजह से जिस तरह की समस्याएं, जिस तरह के रिजल्ट्स हमें देखना पड़ता है, उसके बारे में ये ऊपर में आप देख रहे हैं शाखाओं के रूप में, पत्तों के रूप में। अब इसको एक दृष्टि में देख पाएंगे इस तरह से कि लैंड डिग्रेडेशन के रूट कॉजेज क्या है, उसके रिजल्टेंट क्या है, और इसके अंतर्गत हमारा ऑब्जेक्टिव होगा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के क्या क्या कारण हैं एंड व्हाट कैन बी द मेजर्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन, और इसी कॉजेज के साथ मैं उसका मेजर्स को भी संक्षेप में डिस्कस करता चला जाऊंगा। इसलिए आपको इस पर ध्यानपूर्वक सुनना है, और यह बहुत ही उपयोगी है सभी तरह के परीक्षाओं में, चाहे आपके वर्ग से संबंधित हो, चाहे वह किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हो। सभी तरह के परीक्षाओं में सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सब टॉपिक है, इसको ध्यान से सुने। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि लैंड डिग्रेडेशन के क्या क्या कारण है, क्या क्या कॉजेज हैं। तो सबसे पहला है माइनिंग। माइनिंग जहाँ आरंभ किया जाता है उस क्षेत्रों की सबसे पहले जंगलों की सफाई होती है, इसलिए माइनिंग के साथ डिफॉरेस्टेशन होता है। और उसके बाद माइनिंग जब खत्म हो जाता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज स्कार्स एंड ट्रेसेस आर लेफ्ट, जिसमें बड़े बड़े खाइयाँ, खड्ड और माइनिंग के बाद बचे हुए मलबे यत्र तत्र बिखरे पड़े होते हैं, जो अंततोगत्वा भूमि निम्नीकरण के कारण होते हैं। अगला है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड वेस्ट। जितने बड़े औद्योगिक प्लांट्स होते हैं उससे निकलने वाले जो इफ्लुएंस होते हैं, वेस्ट होते हैं, वह भूमि निम्नीकरण के लिए, लैंड डिग्रेडेशन के लिए एक प्रमुख कारक है। अब इनका मैनेजमेंट भी जरूरी है। अगर लैंड डिग्रेडेशन को होने से बचाना है तो माइनिंग के बाद उस एरिया का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। सारे खड्ड को ढक देना चाहिए, उसको लेवल करके उस पर फॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन का कार्य आरंभ करके इस समस्याओं का निदान किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस के साथ एंड वेस्ट जो निकलता है उसका क्या होगा, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एंड वेस्ट आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। सही तरीके से उसका निस्तारण, जो उसके कचरे हैं, मलबे हैं, उसका सही तरीके से निस्तारण करके भूमि निम्नीकरण से बच सकते हैं। ओवरग्रेजिंग, अतिचारण, जो जिस क्षेत्रों में, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन सारे क्षेत्रों में जो एरिड एरिया एंड सेमी एरिड एरिया डेवलप कर रहा है, उसके एक महत्वपूर्ण कारकों में से ओवरग्रेजिंग है। तो ओवरग्रेजिंग को के लिए एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ
परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स पर ध्यान देना पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन, आपको पता है डिफॉरेस्टेशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण बढ़ते आवासीय अन्य मानवीय एक्टिविटीज़ के लिए बढ़ते मांग को ध्यान में रखते हुए जो है फॉरेस्टेड लैंड, कल्टीवेटेड लैंड, अनकल्टीवेटेड लैंड सब में जो है मानव बसाव बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है। तो डिफॉरेस्टेशन ना हो इसके लिए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है पॉपुलेशन कंट्रोल, और दूसरा है एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, हमारे किसान अपने खेतों में अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, कीटनाशक पेस्टिसाइड अर्थात कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। परिणाम क्या होता है? भूमि निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन। भूमि का जो स्वाभाविक उर्वरा शक्ति है वह धीरे धीरे घटती चली जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स के जगह पर ऑर्गेनिक मैन्योर्स का प्रयोग कर भूमि निम्नीकरण अर्थात लैंड डिग्रेडेशन से बचा जा सकता है। अगला रूट कॉज है मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें आपको लाइमस्टोन अर्थात चूना पत्थर का ग्राइंडिंग होता है। उसके बाद कैल्साइट एंड सोप स्टोन, जिससे चीनी मिट्टी की मूर्तियां तैयार की जाती है, जिसमें बहुत सारे धूल वातावरण में फैल जाता है। एंड इन द लास्ट दैट डस्ट settle down on the top of the surface, and that does not let the water to percolate to enter into the soil, and due to that land is degraded। इसके कारण भूमि निम्नीकरण हो जाता है। उसके बाद आप देखिए अगला रूट कॉज है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल वर्क्स। जितने भी ढांचागत विकास होता है, सड़क मार्ग का, रेल मार्ग का और पुल पुलिया का, स्कूल कॉलेजेस जितने भी होते हैं सारे तो इसी भूमि पर होता है, जिस भूमि का उपयोग भूत, वर्तमान और भविष्य में हम मानव करते आ रहे हैं। और सबसे ज़रूरी जो है इस भूमि से प्राप्त होने वाला चीज़ है, जो एसेंशियल नीड्स है, वह भी हमें इसी भूमि से प्राप्त होता है। और इस भूमि का निम्नीकरण होने से हमें हमारे बेसिक नीड्स तो प्रभावित होंगे ही, साथ ही जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी वांट्स हैं, वह भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते चले जाएंगे। तकरीबन 95% ऑफ आवर नीड्स एंड वांट्स आर फुलफिल्ड बाय द लैंड। तो इस लैंड डिग्रेडेशन पर हमें ध्यान देना होगा कि लैंड डिग्रेडेशन के जो रूट कॉजेज हैं उसके निदान पर हमें ध्यान देना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। अगला है एक्सेसिव इरिगेशन। अब जैसे आपको पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के इलाके में भूमि को बहुत ज़्यादा इरिगेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा सिंचाई की जाती है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, भूमि में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ वाटर लॉजिंग हो जाता है। और वाटर लॉजिंग के कारण मिट्टी में सैलिनिटी बढ़ जाती है, एल्कलाइनिटी बढ़ जाती है। मतलब मिट्टी का जो है लवणता और क्षारीयता दोनों बढ़ जाता है, जो मिट्टी के स्वाभाविक फर्टिलिटी को प्रभावित करता है, और वह उस एरिया का भूमि डिग्रेड हो जाता है। तो ये सारे जो कारक है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण उपजे कारक है। नेचुरल फोर्सेस अर्थात प्राकृतिक शक्तियाँ। प्राकृतिक शक्तियों में आप देखते हैं फ्लड्स एंड ड्रॉट्स,
होता है, जिसके कारण क्या होता है, फ्लड्स में वाटर लॉजिंग होता है, सैलिनिटी बढ़ जाता है, लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है। ड्रॉट्स में मिट्टी जो है पूरी तरह से ड्राई हो जाता है और उसके ऊपर का जो टॉप सॉइल है वह ब्लोइंग विंड के माध्यम से, रनिंग वाटर के माध्यम से इरोड हो जाता है या अपरदित हो जाता है, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, लैंड डिग्रेड हो जाता है। डेजर्टिफिकेशन आपको मालूम ही है, जब डेजर्टिफिकेशन होगा तो लैंड डिग्रेड हो जाएगा और उसमें भी उसका भी स्वाभाविक जो उर्वरा शक्ति है वह प्रभावित होती है। फॉरेस्ट फायर कभी कभी बहुत बड़े क्षेत्र में फॉरेस्ट फायर प्रभावित करता है और जो फॉरेस्ट कवर है उसको तो नुकसान होता ही है, साथ ही उस जगह के भूमि का भी नुकसान होता है, लैंड भी डिग्रेड हो जाता है। शिफ्टिंग ऑफ सॉइल कवर बाय वेरियस नेचुरल एजेंट्स, जो प्राकृतिक कारक है, प्राकृतिक शक्तियां हैं, जैसे फ्लोइंग वाटर, रनिंग वाटर, ब्लोइंग विंड, ग्लेशियर्स, ये सब सारे कारक जो है यह आपको टॉप सॉइल को स्थानांतरित कर देता है, जिसके कारण उस स्थान विशेष पर उर्वर मिट्टी नहीं रह जाता है और वहाँ का लैंड डिग्रेडेड हो जाता है। अगला है एराटिक नेचर ऑफ रेन। कभी आप देखते हैं कि अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है, तो इस स्थिति में जब अतिवृष्टि होती है तो वाटर लॉजिंग होगा, अनावृष्टि होगी तो ड्रॉट की स्थिति होगी, सूखा का स्थिति होगा, उस स्थिति में भी लैंड डिग्रेड हो जाता है। अदर इकोलॉजिकल क्राइसिस, अब जिसमें ग्लोबल वार्मिंग है, वह आप पहले पढ़ चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है वैश्विक ताप में वृद्धि होते जा रहा है, पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि होते जा रहा है और इस कारण भी क्या होता है, बहुत सारी प्राकृतिक संकट उत्पन्न होता है, जिसके कारण लैंड भी डिग्रेड होते हैं। तो और कई इकोलॉजिकल क्राइसिस हैं, संकटें हैं, जिस पर विस्तार से बाद में हम लोग बात करेंगे। अब देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन से उपजे जो समस्याएं हैं हम मानवों के लिए, वह क्या क्या है। हायर फूड प्राइसेस एंड फूड इनसिक्योरिटी, भोजन की कमी हो जाती है, जो भी पदार्थ बाजार में हमें उपलब्ध होते हैं उसका दाम या उसका प्राइस महंगा हो जाता है। दूसरा कारक है रिजल्टेड इन बैड एयर क्वालिटी, जब लैंड डिग्रेड होगा उस पर जो फॉरेस्ट कवर है उसको नुकसान होगा तो एयर क्वालिटी भी प्रभावित होगा। अगला है आपको माल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, जब प्रोडक्शन ही सही नहीं होगा, जब फॉरेस्ट कवर ही सही नहीं रहेगा और जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ही सही नहीं होगा तो हम मानवों में और जीव जंतुओं में जो है का पोषण स्तर प्रभावित होगा और माल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम जन्म लेगा। लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट फायर के वजह से और आवासीय क्षेत्र के विस्तार के वजह से लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर होता है, जो अंततोगत्वा हम मानवों को प्रभावित करता है। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड स्पेसीज, जो प्राकृतिक हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास है, वह हम मानवों के लिए, समूचे सजीव जगत के लिए वह भी प्रभावित होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज, जैव विविधता पूरी तरह से प्रभावित होती है। फोर्स्ड माइग्रेशन, और मानव जिस स्थान पर निवास करता है उस स्थान का भूमि अगर डिग्रेड हो गया तो उस स्थान से उसको माइग्रेट होने के लिए बाध्य होना पड़ता है, अन्यत्र जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इनक्रॉचमेंट ऑफ फॉरेस्टेड लैंड, जब आवासीय क्षेत्र के आउटस्कर्ट एरिया में जहाँ इंसान खेतीबाड़ी करता है, अपने भोजन की व्यवस्था करता है, वहाँ का लैंड डिग्रेड हो जाता है तो लोग फॉरेस्टेड एरिया की तरफ मूव करता है, फॉरेस्ट क्लियर करता है, तो अल्टीमेटली पर्यावरण प्रभावित होता है और पर्यावरण प्रभावित होगा तो क्या होगा, डैमेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशंस।
हमारे सभ्यता और संस्कृति का नुकसान होगा, हम प्रभावित होंगे। क्लास के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने से पहले सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन को संक्षेप में बताना उचित समझता हूं। तो सबसे पहले है एफॉरेस्टेशन, पहला। दूसरा, टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। अगला है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड एंड कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड ब्रेकर्स, स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स by growing thorny bushes in arid and semi-arid areas, proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment, proper management of wasteland and control on human activities can reduce land and water degradation ultimately। तो इस तरह से आपके परीक्षा में आने वाले ये रूट कॉजेज को याद रखना है, और रूट कॉजेज के साथ ही आपको उसका निदान भी आपके दिमाग में आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और इन रूट कॉजेज के वजह से समूचे सजीव जगत को, हम मानवों को किस तरह से नुकसान उठाना पड़ता है, इस पर अभी आपने देखा। इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे, सभी तरह के परीक्षाओं के लिए यह आवश्यक है। इसी के साथ आज के इस क्लास का समापन हुआ। धन्यवाद। जय हिंद।